तो एपिसोड 11 की शुरुआत साउंड के एक ड्रीम सीक्वेंस से होता है, जिसमें वो रिग्रेट करता है हिजू के साथ जिस तरह उसने कोल्ड बिहेव किया, कभी प्यार से बात नहीं की, साथ बैठकर खाना नहीं खाया, कभी प्यार और केयर नहीं जताया। वही वो इमेजिन करता है कि अगर उसने शुरुआत से ही सब किया होता तो उनकी लाइफ कितनी अलग होती। अब प्रेजेंट टाइम में हिजू की कार खाई में गिर चुकी थी। साउंड एक्सीडेंट की आवाज सुनकर शॉक्ड रह गया था, तो वो जल्दी से उस इंसिडेंट वाली जगह पे पहुंचता है, जहां पुलिस उसे बताती है कि कार बहुत तेजी से इस रेलिंग को टक्कर मारी और यहाँ से खाई में गिर गई। कार की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। क्राइम सीन में हमें हिजू की एक सैंडल मिली और अब तक उन दोनों की बॉडीज नहीं मिली। तो सान उन्हें ढूंढते रहने के लिए कहता है। इधर ईना मिस्टर होंग हिजू की मॉम पहुंच जाती है। मिस्टर बेग भी पहुंच जाते हैं। हिजू की मॉम तो अपनी बेटी की चिंता में रोने धोने लग जाती है। वहीं मिस्टर होंग मिस्टर बेग से लड़ने लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपने असली बेटे को नहीं मारा था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ईना उन दोनों को चुप कराती है। हिजू की मॉम पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करती है हिजू को ढूंढ देने के लिए। तभी साउंड नोटिस करता है कि असली साउंड की माँ क्यूशिम यहाँ नहीं आई थी, तो वो डिटेक्टिव से उसे ढूंढने के लिए कहता है। डिटेक्टिव मेमोरियल हाउस के कैमरास को चेक करता है, लेकिन साउंड की मॉम को बाहर जाते हुए देखा ही नहीं गया। देन कहते हैं कि शायद बैक गेट से चली गई होंगी क्योंकि उस तरफ कैमरास नहीं थे। तो साउंड इधर मिस्टर बेग के घर पहुंच जाता है, जहां वो क्यूशिम यानी असली साउंड की मां की कार चेक करता है, पर उसका डैश कैम फुटेज डिलीट कर दिया गया था और क्यूशिम के नाम पे सर्च वारंट निकालने के लिए कहता है, ताकि उनकी कार को चेक किया जाए और उनके कार के डैश कैम फुटेज को रिकवर किया जाए, इससे पता लगाया जा सके कि वो उस इंसिडेंट के वक्त कहाँ थी। साउंड जा रहा था, तभी क्यूशिम लाइट्स ऑन करती है और उससे पूछती है यहाँ क्या कर रहे थे। साउंड गुस्से में कहता है कि तुम सैड क्यों नहीं हो, तुम भी तो नहीं जानती तुम्हारा बेटा जिंदा है या मर गया। क्यूशिम कहती है मैं क्यों रहूं, 20 साल पहले तुम्हारे बाप बेग जांगो ने मुझे कहा था कि मेरा बेटा पानी में गिर गया और डूब कर मर गया। तब हमने वो पूरा लेक छान मारा था, लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिली। उसके बाद से मैं हर दिन रोती रही, मुझे ये तक पता नहीं चला कि मेरा बेटा जिंदा है या मर गया। इसीलिए मैं बहुत रोई, बहुत दुखी हुई। जब भी पानी में से किसी की लाश मिलती तो मैं भागकर वहाँ पहुंच जाती। ऑलरेडी बहुत रो चुकी हूँ और अब ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने की बारी तुम्हारी है। 4 दिन बीत जाते हैं तक कुछ भी पता नहीं चलता। हिजू के फ्रेंड्स एंड फैमिली सारे लोग बहुत चिंता में थे और सभी लोग साथ में उसे ढूंढ रहे थे। यूरी और सांगू भी उसे लगातार ढूंढ रहे थे। यूरी काफी इमोशनल होती है, कहती है कि वो इतने सालों से मेरे साथ काम कर रही है, पर उसने मुझसे ये सब कुछ छुपाया, इसलिए मुझे उसे जल्दी ढूंढना है ताकि ये सब पूछ सकूं और उससे माफी मंगवा सकूं। सांगू कहता है हिजू बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली है अगर वो तुम्हारे हत्थे चढ़ गई तो, क्योंकि उसने एक और बात छुपाई थी कि वो बोल सकती है, जो सुन यूरी और शॉक्ड होती है। सांगू कहता है पर उसकी आवाज बहुत प्यारी है। यूरी कहती है अब तो उसकी आवाज सुनने के लिए ही मुझे उसे जल्दी ढूंढना है। तो ये दोनों क्राइम सीन के आसपास के इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां ऑलरेडी साउंड के कलीग्स और हिजू के कलीग्स पहुंचे हुए थे और वॉलंटियर ग्रुप बनाकर सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे। इधर कार में से मिले सारे एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, इसमें हिजू की आईडी, फोन, सैंडल, किडनैपर का चाकू, ये सब होता है। डिटेक्टिव बताता है यहाँ से नदी जिस डैम तक जाती है वहाँ तक हमने देख लिया, पर हमें हिजू नहीं मिली। अब उनके जिंदा रहने के चांसेस इतना कहा था कि साउंड कहता है कि ये आप मुझे तब कहना जब हिजू की बॉडी मिल जाए, तब तक उसे ढूंढते रहिए। और क्यूशिम के सर्च वारंट का क्या हुआ? डिटेक्टिव बताता है हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सिर्फ सस्पिशन की वजह से लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की वाइफ के नाम पे वारंट जारी किया नहीं जा सकता। तो साउंड कहता है इस बार मेरे पास सबूत है, तो आप इस बार अरेस्ट वारंट रिक्वेस्ट करिए। इधर क्योंकि किडनैपर की सच्चाई बाहर आ गई थी कि वो मिस्टर बेक और क्यूशिम का असली बेटा है, उसी के लिए मिस्टर बेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। अब नेता लोग झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट होते हैं, तो वही थोड़ी सिंपैथी पाने के लिए कहानी बना देते हैं कि बचपन में हमारा बेटा अपने ग्रैंडपा के साथ गया था, फिर कभी नहीं लौटा, हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, तो हमारे दुख को खत्म करने के लिए हमने साउंड को अडॉप्ट किया, जिसे आप सब स्पोक्स पर्सन साउंड के नाम से जानते हैं। पर आपने जो सारे रूमर्स सुने हैं कि हमारा असली बेटा ही किडनैपर है, उसने स्पोक्स पर्सन साउंड को धमकी दी, वो सब झूठ है, इसका कोई सबूत नहीं है। पर तभी साउंड का रिपोर्टर फ्रेंड इनका भांडा फोड़ देता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी दोजे और मिस्टर जोंग के साथ इंटरव्यू कर लिया था और मिस्टर जोंग तो इकलौते आई विटनेस भी थे, तो उन्होंने चेयरमैन बेग जांग और उनके ग्रैंडसन की सारी सच्चाई बता दी थी, जो वो यहाँ सबके सामने प्ले कर देता है। फिर तो यहाँ बवाल मच जाता है। तभी यहाँ पे पुलिस भी पहुंच जाती है और क्यूशिम को मर्डर के चार्जेस पे अरेस्ट कर लेती है, जिससे वो खुद शॉक्ड रह जाती है। इधर हिजू की मॉम को अब अपनी गलती रियलाइज होता है, हिजू की याद में बहुत रोती है। तभी ये लोग भी क्यूशिम के अरेस्ट की न्यूज देखकर शॉक्ड होते हैं। हिजू की मॉम तो बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं क्यूशिम ने हिजू को मार तो नहीं दिया। इधर इंक्वायरी रूम में क्यूशिम तो फुल रॉब झाड़ रही थी कि तुम लोग शायद अपनी जॉब से हाथ धोना चाहते हो, हिजू की तो कोई बॉडी भी नहीं मिली, फिर मुझे मर्डर के लिए अरेस्ट कैसे किया? तभी डिटेक्टिव उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें क्यूशिम चेयरमैन जांगो का मर्डर कर रही थी, बिल्लू से उनकी सांसें रोककर। तभी साउंड अंदर आता है, क्यूशिम के सामने एक अंगूठी रखता है और रिवील होता है कि इस अंगूठी में एक हिडन कैमरा था और ये अंगूठी थी चेयरमैन जांगो की। इसे चेयरमैन ने साउंड को दिया था, पर साउंड ने उनके मरने से कुछ दिन पहले उन्हें वापस कर दिया था। इसके बाद एक दिन जब क्यूशिम चेयरमैन से मिलने आई, तब चेयरमैन ने कन्फेस किया था कि मैंने अपने हाथों से तुम्हारे बेटे को मारा है। क्यूशिम ने कहा कि एक और गलती की है, अपने खुद के बेटे को मेरे बेटे की जगह रिप्लेस करके। चेयरमैन पूछते हैं कि क्या तुम इस बारे में जानती थी? क्यूशिम कहती कि मेरे बेटे के जाने के बाद आपने एक अनाथ बच्चे को हमारे घर लाया और उसे साउंड बनाने के लिए कहा, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो आपकी तरह बनता गया। मैंने देखा है आप उससे कितना प्यार करते थे और उसके सक्सेस पे कितना प्राउड फील करते थे। ये सब मैं अपने बेटे के लिए फील करना चाहती थी, पर आपने वो मुझसे हक छीन लिया। चेयरमैन कहते हैं मैंने उस मॉन्स्टर को मार के हमारी फैमिली को बचाया है,
जो सुन गुस्से में क्यूशम ने चेयरमैन को मार दिया, जो उनकी अंगूठी के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, साउंड कहता है मैंने इस एविडेंस को अब यूज करने के बारे में सोचा था जब इस फैमिली के सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे, पर अब मुझे किसी को बचाने के लिए यूज करना पड़ रहा है। इसीलिए बताओ हिजू कहाँ है? तुम्हारी सजा कम हो सकती है वरना पुलिस के पास तुम्हारा फोन, डैश कैम सबके एक्सेस है, वो लोग पता लगा ही लेंगे। क्यूशम कहती है चलो मान लिया हिजू को किडनैप मैंने ही करवाया है, पर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो है ना? तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उसे जिंदा रखा होगा? इसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हिजू ने स्पीड से रेलिंग को टक्कर तो मारी थी पर कार अटक गई थी। तभी वहाँ पर बटलर किम आ गया था जिसने किडनैपर और हिजू दोनों को अपने साथ ले गया और खाली कार को नीचे धक्का देकर हिजू की चीजों को यहाँ वहाँ बिखेर दिया ताकि ऐसा लगे कि वो लोग कार के साथ ही नीचे गिर गए थे। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, साउंड कहता है कि तुमने उसे मेरे लिए जिंदा रखा होगा। तुमने कहा था ना कि अब वो दर्द एक्सपीरियंस करने की बारी मेरी है, वो दर्द जब मुझे पता नहीं होगा कि हिजू जिंदा है या नहीं। तुम मुझे तड़पाना चाहती हो जैसे तुम अपने बेटे के लिए तड़पी हो। तुम उस बेग जंगो के बेटे से बदला लेना चाहती हो जिसने तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर किया। इधर पुलिस वालों को क्यूशम के फोन से हिजू के लोकेशन का पता चल जाता है तो साउंड उनके साथ हिजू को ढूंढने निकलता है। तो क्यूशम ने हिजू को एक जगह बंद करके जिंदा रखा था जिस प्लान में उसका साथ दिया था बटलर किम ने, जिसको क्यूशम ने पहले ही कह दिया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो हिजू को मार देना और मेरे बेटे को बचाना। तो बटलर किम ने बेग फैमिली के एक पुराने घर के अंडरग्राउंड लॉकर रूम में एक में हिजू को और दूसरे में किडनैपर को बंद करके रखा था जिन्हें टाइम टू टाइम खाना देने आता था। लेकिन वो हिजू को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है तो हिजू यहाँ से भागते हुए जाने लगती है। इधर किडनैपर भी उसे बाहर निकालने के लिए कह रहा था पर बटलर उल्टा बाहर से ताला मार देता है। पर तभी बंदूक लेकर मिस्टर बेग उसके पीछे आ जाते हैं जो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। वो यहाँ किडनैपर को मारने आए थे क्योंकि उसकी वजह से उनकी लाइफ जो बर्बाद हो गई। इधर हिजू जो बहुत कमजोर हो चुकी थी एक गोली की आवाज सुनकर रुक गई, तभी वो फिसल कर नीचे गिर गई। इधर उस रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो गोली लगी थी बटलर को और किडनैपर अपने बाप से भी बंदूक छीन लेता है क्योंकि वो उनसे ताकतवर था और उनपे भी एक गोली चला देता है। इस आवाज से हिजू को होश आ जाता है तो वो फिर से भागने लग जाती है, लेकिन वो किडनैपर बाहर आ गया था जो विसल मारते हुए हिजू को बाहर आने के लिए कह रहा था। हिजू डर के मारे नीचे छुपी रहती है। तभी दूर वो कुछ कार्स को आते हुए देखती है जिनमें साउंड और पुलिस वाले थे, तो वो साउंड की कार की ओर भागने लगती है जिसे किडनैपर देख लेता है लेकिन वो छुपा रहता है। फाइनली वो साउंड की कार के सामने आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल होते हैं। हिजू उन्हें बताते हैं कि किडनैपर आसपास ही है और उसके पास एक गन है। तो डिटेक्टिव साउंड और हिजू को जाने के लिए कहते हैं और वो अपनी टीम के साथ किडनैपर को ढूंढने के लिए आगे जाते हैं। तो साउंड हिजू को लेकर यहाँ से निकल रहा था पर तभी किडनैपर उनके सामने आ जाता है और उनपे गन तान देता है। साउंड को बाहर निकलने के लिए कहता है तो वो हिजू को अंदर ही रहने के लिए कहकर बाहर आता है और किडनैपर से कहता है कि प्रॉब्लम तुझे मुझसे है इसलिए हिजू को कुछ मत करना। मैंने कहा था ना मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। किडनैपर कहता है हाँ तू अपनी बाकी जिंदगी हिजू के साथ खुश रहना चाहता है ना, पर क्या तुझे याद है मैंने क्या कहा था? मैं तुझे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। क्या तुझे गिल्टी फील नहीं होता कि तू बेग जांगो का बेटा है जिसने ना जाने कितने गलत काम किए हैं? तभी डिटेक्टिव दूर से इनके कार को रुका हुआ देख लेते हैं। इससे उन्हें शक होता है तो वो अपनी टीम को धीरे धीरे इनकी ओर आने के लिए कहते हैं। इधर किडनैपर साउंड के कान में कुछ कहता है जिससे सुनकर साउंड बहुत शॉक्ड एंड सैड होता है और काफी इमोशनल होकर हिजू को देखता है। किडनैपर उसे ऐसे देखकर हंसने लगता है। तभी पुलिस उसे हर साइड से घेर लेते हैं और उसे गन छोड़ देने के लिए कहते हैं, लेकिन किडनैपर साउंड की ओर गन पॉइंट करता है और एक गन शॉट की आवाज आती है पर दिखाई नहीं जाती कि गोली किसे लगी। हिजू का शॉकिंग रिएक्शन आता है और सीन कट होता है। इसके बाद हमें हिजू का एक ड्रीम सीक्वेंस दिखाया जाता है इसमें वो इमेजिन करती है कि अगर शादी के बाद वो लोग एक नॉर्मल अरेंज्ड मैरिज कपल की तरह रहते, धीरे धीरे एक दूसरे को जानते, समझते, प्यार करते, साथ टाइम बिताते, स्पेशल मेमोरीज बनाते, तो उनकी लाइफ कितनी अच्छी होती है। ये सब हिजू की इमेजिनेशन थी। प्रेजेंट टाइम में उस इंसिडेंट को काफी टाइम हो गया था। हिजू अकेले अपने घर में बहुत सैड बैठी हुई थी और साउंड को याद कर रही थी। साउंड के नंबर पे कॉल करती है पर उसका नंबर गलत बता रहा था। वो सोचने लगती कि आखिर किडनैपर ने उस रात साउंड के कान में क्या कहा था। इससे साउंड ने इतना दुखी होकर हिजू की ओर देखा था। तभी उसे एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है पर सामने वाला कुछ भी नहीं बोल रहा था। हिजू बहुत इमोशनली कहती क्या ये तुम हो साउंड। इसी के साथ एपिसोड 11 यहीं पे खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं आखिरी एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।